करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हुई जितनी इस समय चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज हेग में है एक नेटो समिट के लिए, और इससे पहले वो G7 से भाग करके आए बिकॉज उन्होंने कहा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करना था। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, ऐसा उनका कहना है, न्यूक्लियर साइट्स पे इन्होंने स्ट्राइक्स करी। इजराइल और ईरान का पहले ही टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन का हमें पता है, इजराइल हमास अभी खत्म नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान का हम देख चुके हैं क्या हुआ, एक सफल ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी भी केवल पॉज्ड है, अभी उसमें बाकी है। आसिम मुनीर भी ट्रंप से मिलके आए। पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान को बिट्रे किया, क्या किया, अमेरिका की क्या भूमिका होगी, यह सब पूरी तरह से जानने के लिए आज एक विशेष मेहमान है हमारे साथ, द वन एंड ओनली अभिजीत अय्यर मित्रा। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आज हमारे बीच साक्षात अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी, हमारी कई दिनों से मन्नतें चल रही हैं, कई दिनों से हमने जाप भी करवाया, 21,000 का जाप करने के बाद फिर हमने एक हवन भी कराया, और साक्षात आज कम से कम वर्चुअल दर्शन आपके हो गए। हमारा सौभाग्य, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हमारे प्रारब्ध में कुछ होंगे अच्छे कर्म जो ये सौभाग्य हमें मिला। आपका नाम ही करण है जो कर्म से जुड़ित है, तो नारायण नारायण करके शुरू करते हैं। नारायण नारायण। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अब मुझे नहीं पता मैं इन सबको मानूं, 11-11 हो रहा है इस समय, तो मतलब ये भी एक प्रोफेसी होगी, एक चीज हम लोगों ने मैनिफेस्ट करी होगी कि आपके दर्शन हुए। मेरा तो बस चले मैं आपको नोबेल प्राइज दे दूं, पर एक एक महाशय हैं जो भाई नोबेल प्राइज के लिए जिन्होंने बवाल काट रखा है, और उन महाशय जब आ रहे थे तो मेरी आपसे बात हुई थी, मुझे याद है, तो आपने कहा था कि ही विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, ही विल ब्रिंग इन पीस। नाउ 5 months later, हाउ डू यू व्यू इट? प्लीज बताइए। मैंने अपना व्यू अभी चेंज नहीं किया है। देखिए, पीस पहले हमारे लिए क्या है समझ लीजिए। पाकिस्तान एक दो कौड़ी का घटिया देश है, ठीक है। उससे पीस करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो दुश्मन जो दिखाई नहीं देता है, वो है सोरोस और उसके तटपुंजी, ठीक है। तो जो भी वो बवाल इंटरनेशनल मार्केट्स में मचाएगा वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो हर हेज फंड है, जो हर शॉर्ट सेलर है, जो एक किस्म से प्रिडिक्टेबिलिटी पे चल रहा था, उनका पूरा कैलकुलस तबाह होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आई बात पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान से आपको याद होगा, क्योंकि हम उन्हीं टीवी पैनल पे थे जब 10 तारीख को ये सीज फायर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर घोषित किया गया था। मैंने आपको 11 तारीख को ही बोला था उसी पैनल पे, जिस पैनल पे हम दोनों थे, कि दिस हैड एवरीथिंग टू डू विद ईरान एंड बहुत कम हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये क्रिप्टो ब्रोज का कोई हाथ भी था इसमें। और क्रिप्टो ब्रोज का क्या हाथ है? देखिए, हिंदुस्तान में ये क्रिप्टो ना सब ये अंकल आंटी जो घर पे बैठे होते हैं वो करते रहते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में सबको करना पड़ता है, क्योंकि उनका इकोनॉमी इतना भद्दड़ है कि उनका जो एग्रीकल्चरल इनकम है, देखिए, इतना फ्यूडल एक इकोनॉमी है, उसमें सब पैसा आपको पाकिस्तानी रुपए में मिलता है जो ना के बराबर है, ठीक है। तो उसको कैसे आप स्टेबल बना सकते हो? क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी 1 रुपए का वैल्यू एक टॉयलेट पेपर जो हिंदुस्तान में मिलता है उससे भी कम है। अगर आप टॉयलेट पेपर वो ओरिगामी का खरीदें, उसमें 180 या 200 पुल्स होते हैं, उसका दाम होता है लगभग 70-80 रुपए। तो अगर आप उसको डिवाइड करें, इट इज लिटरली वर्थ मोर देन अ पाकिस्तानी रूपी नोट। सच में बोल रहा हूँ। आप जाके देख लीजिए ब्लिंकिट पे, ये बिग बास्केट पे देख लीजिए, ओरिगामी का ट्रिपल प्लाई टॉयलेट पेपर उससे भी ज्यादा महंगा है पाकिस्तानी रुपी से। तो उनके लिए जो अपर क्रस्ट है ना, जो उनके जो फ्यूडल जमींदार लोग हैं, वो ये क्रिप्टो चलाते हैं, तो उनको ये मिल गया। पर देखिए, क्रिप्टो में भी क्या है आप देख लीजिए। आखिर एक कंगाल देश कितना ही क्रिप्टो अफोर्ड कर सकता है? हम काफी ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे ज्यादा, जो भी ट्रंप का बिजनेस इंटरेस्ट हो। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि मेरे को भ्रष्टाचार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भ्रष्ट आदमी, ये अमेरिका बोलता था, किसिंजर बोलता था ना कि ही इज अ बास्टर्ड बट ही इज माय बास्टर्ड।
यानी कि वो कमीना है पर मेरा कमीना है। हाँ, तो जब तक मैं उस कमीने को खरीद सकता हूं, ये बहुत अच्छी। पर जब इडियोलॉजिकल लोग आ जाते हैं ना, जिनको हिंदुस्तान बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इडियोलॉजिकल लोगों को आप खरीद नहीं सकते। तो ओके। देखिए, करोड़ इधर उधर, 100 करोड़ 1000 करोड़ इधर उधर फेंकने पड़ेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इफ इट ब्रिंग्स यू एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, टोटली वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है ना। 3.5 साल के लिए बहुत वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है, करो, इसमें बुरी बात क्या है। तो Are we on it? Are we on it? of course we're on it, of course we're on it, किसने बोला we're not on it? we're totally on it। अब देखेंगे 2-3 और ट्रम्प टावर इधर आएंगे, और ट्रम्प टावर से ज्यादा तो ट्रम्प से किसी चीज को प्यार नहीं है, तो क्रिप्टो से भी उतना प्यार नहीं है। तो देख लीजिए, ये बहुत सिंपल सा मामला, ये इतना बड़ा मामला नहीं है जो लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। ट्रम्प का इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसे सब बोल रहे थे जब उसने वो ड्यूटी शूटी इम्पोज किया, टैरिफ इम्पोज किया था ना, सब बोल रहे थे हाय राम, बर्बाद हो गए हम, कयामत का दिन आ गया, क्या वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मैंने क्या बोला था, सब ठीक हो जाएगा बोला था ना, हो गया ना। अब टैरिफ की कोई बात, फिर से टैरिफ की बात होगी, पर फिर से भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमको समझना चाहिए, ही इज नॉट एन इडियोलॉग। इडियोलॉग को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं है, पर जो अपने सिद्धांतवादी, जो अपने सिद्धांतों पे अड़े हुए होते हैं ना, इतने भी इसके कोई सिद्धांत नहीं है, कुल मिला के ये बस अपना कन्वीनियंस, पावर, पैसे की भाषा समझता है ना। बस। और तो इसका मुझे एक बात बताइए, कोई जी कंप्लेन आप नहीं। मुझे ये बताइए, अब ये जो पूरा ईरान वाला हुआ, जिसपे ये नोबेल प्राइज मांग रहा है, पाकिस्तान ने भी इसको नॉमिनेट कर दिया, आसिम मुनीर इससे मिलके गया लंच पे। एक तो पहली बात, इसको नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चैन से बैठेगा नहीं जब तक इसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तब तक ये चैन पे बैठेगा नहीं। दूसरी बात, हैज ही डिस्ट्रॉयड द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान, इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। ये बात ही नहीं कर रहा है उस विषय पे, लूजर लायर ये सब बोल रहा है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं with an alternate view. What do you think? Has he been successful in destroying that? See, we'll never really know, वो never really know that for sure, क्योंकि जो असली इंटेलिजेंस, जो पहला इंटेल आया है ना, ये DIA से आया है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से। वो बस सैटेलाइट इमेजरी से ही देख रहे हैं। अब सैटेलाइट इमेजरी पर एक चीज बहुत क्लियर है, एक है ग्रे मार्किंग, जहां कंक्रीट, जब आप कंक्रीट पे विस्फोट करते हो तो कंक्रीट चूर चूर होके वो ग्रे ये हो जाता है, पर उसमें बहुत साफ साफ, अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेजरी देख रहे हैं, एक ब्लू ब्लू भी दिखाई दे रहा है। अब फोटोग्राफी में जब वो ब्लू आता है, उसका मतलब ये कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और उस केस में, फरदाव के केस में, वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है। तो आप क्या करते हो कि हर बार सेंट्रीफ्यूग होता है ना, यूरेनियम इज अ मेटल, बट उस मेटल को एनरिच करने के लिए उसको पहले गैस बनाना पड़ता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस बना के उसको, पता नहीं लोगों के घर में वो सेंट्रीफ्यूगल जूसर है कि नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल जूसर या वो सैलेड स्पिनर होता है ना, वो जब सलाद पत्ते को हम धोते हैं, वो घर में वो सेंट्रीफ्यूगल एक चीज होता है, ऐसे ऐसे खींचना पड़ता है उसको, और उससे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सलाद एकदम सूख जाता है, और वो जो पानी है, वो जो होता है मौत का कुआं, जो सर्कस में होता है, जैसे गोल 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 घूमते जाता है, वही बात। तो इसमें क्या होता है, उसको गैस बना के, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस बना के बार बार उस सेंट्रीफ्यूज से ले आना पड़ता है, जैसे आप निचोड़ के करना पड़ता है ना, निचोड़ के सूखना पड़ता है, फिर और निचोड़ना पड़ता है, फिर सूखना पड़ता है, लगभग उसकी तरह है कि एनरिचमेंट अब तक 60% एनरिच हो चुका है, हो गया। अब इसमें क्या है कि देयर इज ऑलमोस्ट सर्टेनली रेडियो एक्टिव लीकेज आउट देयर, व्हिच इज अ फर्स्ट इंडिकेशन कि उधर कोई डैमेज हुआ है। अब मान लो कि डैमेज नहीं हुआ है, उसका मतलब ये है कि क्योंकि आपने उसको एक मकबरा बना दिया है, कि उसको हर साइड से सील कर दिया है, दफना दिया है उसको, तो उसको उसके अंदर जाने के लिए आपको खोदना पड़ेगा। जब आप खोदेंगे वो सैटेलाइट को दिखाई देगा, जब वो सैटेलाइट को दिखाई देगा, बस एक बम की जरूरत है उस खुदाई को रोकने के लिए। इसका मतलब ये है कि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, है ना, नंबर 1।
नंबर 2, जो सबसे बड़ा जो स्टोरेज फैसिलिटी था उनका एनरिच्ड यूरेनियम के लिए, 60% एनरिच्ड यूरेनियम के लिए, वो है कोही कोलांग। कोही कोलांग जो नतांज अगर आप देखेंगे वो एक प्लेटो पे है और उसके साइड में ये पहाड़ जाता है। को माने माउंटेन, हिंदुस्तान में भी वी नो द वर्ड को, फारसी मींस कोलांग माउंटेन। उसमें उन्होंने लगभग 1000 फीट अंदर डिग करके रखा है। अब 300 फीट तक आप जा सकते हैं, 1000 फीट तक तो आप जा नहीं सकते हैं। और उधर क्या है कि उन्होंने बिल्कुल भी कोहे कोलांग को अटैक नहीं किया इस बार। ठीक है, दैट विल रिक्वायर अ ग्राउंड ऑपरेशन। तो अब 3 पॉसिबिलिटीज है। एक, जब भी वो खुदाई करेंगे उस खुदाई टीम पर बमबारी किया जाएगा। ओके। दूसरा, अगर उन्होंने कोहे कोलांग से कोई दूसरा टनल निकाला है जहां वो चुपचाप से अपना एनरिच्ड यूरेनियम निकाल सकें, जो हमको अभी तक पता नहीं है, या कोई और नया सीक्रेट फैसिलिटी है। तीसरा, इसके बाद ईरान का परमाणु विस्फोट करना लगभग गारंटीड है। लगभग गारंटीड है, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव ने भी बोल दिया है कि हम अपने वॉरहेड उनको हमारे डिजाइन या कुछ देने के लिए हम तैयार हैं। तो उसके भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो उधर जब एक देश ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट होते रहता है, कम और कम शक्तिवार होते रहता है, शक्तिशाली होते रहता है, तो उसका नेचुरल टेंडेंसी है कि वो परमाणु हथियार अपनाए, यूज करे। क्योंकि आपने कोहे कोलंग को मारा नहीं है अभी तक, और जो बाकी के फैसिलिटीज है, ठीक है, डैमेज या डिस्ट्रॉय डजंट मैटर, जब तक उस पे एक्सेस आप अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, आपके पास बहुत सारा सोना हो सकता है बैंक के वॉल्ट में, पर अगर उस बैंक के वॉल्ट को दफना दिया गया और आप उस अपने सोना को निकाल नहीं सकते हैं, तो आप कंगाली हैं ना। और अगर कोई स्नाइपर हो जो जहां भी आपने खुदाई करने की कोशिश की वो आपको पे गोली मारेगा, तो आप क्या करोगे? सो दिस इज लाइक दैट। आई एम नाउ, अगर उन्होंने कोई छिपे तरीके से कोहे कोलांग से अपना यूरेनियम निकाला, तो ऑलमोस्ट सर्टेनली दे आर नाउ गोइंग टू गो न्यूक्लियर। ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है कि अगर अभिजीत ने अपना मन बना लिया है कि वो करण वर्मा को मार के ही रहेगा, तो पूरे के पूरे करण वर्मा को उसका गला स्लिट करना चाहिए, उसका भेजा को हथौड़ी से मार देना चाहिए। अगर आपने नहीं किया, बस 1-2 बार चक्कू से मार दिया आपको, और आप हिंदी फिल्म की तरह जाके थोड़ा रिवाइव होके पता नहीं कैसे वापस आ गए, मैं नहीं बचूंगा। If you are going in, go for the kill, otherwise don't do it. ओके। अब देखते हैं क्या होता है। तो आपके हिसाब से, वैसे मैं एक अगर ऑब्जेक्टिवली पूछूं, जरूरी थी ये स्ट्राइक्स होनी? कैन वी अफोर्ड अ न्यूक्लियर ईरान? उस रीजन में न्यूक्लियर ईरान अफोर्ड कर सकते थे? बिकॉज सालों से ओबामा बोल रहे थे, बुश बोल रहे थे, या फिर ये एक अनदर फॉल्स फ्लैग चीज थी, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के टाइम पे बोला गया? आप कितना सीरियसली देखते हैं स्ट्राइक जरूरी थी? बहुत सीरियसली लेता हूं। डू आई थिंक स्ट्राइक्स वे नेसेसरी? यस। हिंदुस्तान के लिए मे बी नॉट सो मच ऑफ अ थ्रेट, बट देखिए, जो अभी थ्रेट नहीं है ना, कभी भी एक थ्रेट को ये नहीं देखना चाहिए कि वो अभी आपके लिए थ्रेट है या नहीं। कल जो आज आपका दुश्मन नहीं है, वो कल आपका दुश्मन बन सकता है। ईरान और इजराइल बहुत निकटतम थे जब तक शाह थे। जैसे ही शाह को निकाला गया, एकदम दुश्मनी में बदल गया ना वो रिश्ता। तो ये प्रॉब्लम भी होता है। यू नेवर प्लान बेस्ड ऑन इंटेंट, यू प्लान बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। ईरान आज हमारा दुश्मन नहीं है, कल हमारा दुश्मन बन सकता है। तो किसी के पास भी परमाणु हथियार होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज अ गुड थिंग। इजराइल के लिए इट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इजराइल के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, अमीरात के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए, इराक के लिए, सबके लिए इट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट ईरान डिड नॉट बिकम न्यूक्लियर। ठीक है, हमारे लिए अच्छी चीज है, पर आवश्यकता नहीं है। पर हमारे लिए आवश्यकता क्या है कि ये सरकार ना गिरे। ये अयतोला सरकार
ठीक है, ईरान इजराइल के लिए अच्छा नहीं है, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, सऊदी अमीरात के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छा है, पब्लिक में अच्छा नहीं है, प्राइवेट में बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले ना जो टॉप टियर होता था ना, जैसे रेस्टोरेंट में आपको वो क्या वो मकैलन 12 साल का मिल सकता है और फिर रेड लेबल मिल सकता है। रेड लेबल थोड़े वो छिछोरे लोगों के लिए होता है, मकैलन जो बहुत ज्यादा एक स्कॉच पे 1000-2000 रुपए दे सकते हैं उनके लिए होता है एक गिलास के लिए। तो उन दिनों में 60s 50s 60s 70s में ईरान उधर होता था, सऊदी अरब अमीरात इधर होता था। आजकल क्या है, ईरान तो इससे भी नीचे है, दुश्मन है, सऊदी अरेबिया अमीरात इधर है। तो एक्चुअल में जो ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ वो सऊदी अरेबिया और अमीरात के लिए सबसे अच्छा चीज था। पब्लिक में वो बोलेंगे दुश्मन दुश्मन, असली में है दुश्मन, बट इट वाज वेरी गुड। तो सबका इंटरेस्ट है इसमें कि ये रेजिम ना गिरे और ईरान पूरे दुनिया में फिर से इंटीग्रेट ना हो। क्योंकि जब ईरान इंटीग्रेट हो जाता है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, वो हिंदुस्तान के साथ बहुत ही घटिया सलूक करता है। ठीक है, जब भी वो ग्लोबली इंक्लाइंड होते हैं तो क्या होता है, हिंदुस्तानी अच्छे तुम इतने काले हो, तुम लोगों से मसाला की बदबू आती है, सरसों के तेल की बदबू आती है। You will hear things in Tehran which you will not hear anywhere else. Why do you eat so much spice? It make you dark. Oh. Serious? No, they actually say that if you eat too much spice, you become dark. You think we're dark because we eat spices. You actually think that. Yeah, even I am hearing this today. Okay. और उधर क्या होता है कि यू नो उनका एक इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान को हमेशा ऊंचा करके रखना, क्योंकि उनका जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वो सुन्नी मेजॉरिटी है, वो वही टेररिज्म है। सो दे प्रेफर कि पाकिस्तान को अगर हम काफी सारी चीजें देते रहें तो पाकिस्तान बलोची टेररिज्म को उगने नहीं देता है। एंड पाकिस्तान एक्चुअली डिलीवर्स ऑन दैट। Pakistan actually delivers on that, or used to deliver on it. I don't think they can anymore, but anyway, they used to deliver on it. तो इसमें भी क्या होता है कि जब वो ग्लोबल होता है तो हिंदुस्तान का कोई टाइम नहीं रहता, पाकिस्तान को उनको एंगेज ही करना पड़ता। पर जब वो ऑस्ट्रेसाइज होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तब आके हिंदुस्तान में बोलते हैं अरे आप तो हमारे भाई हैं। हिंदुस्तान में 200 साल के लिए ज्यादा फारसी लिटरेचर आया जितना ईरान से भी उतना नहीं आया था। अयातुल्लाह ख़ोमेनी बोलते हैं कि अल्लामा इकबाल मेरा फेवरेट फारसी पोएट है। फिर there's a sting in the tail, he says कि अल्लामा इकबाल did not understand the Persian metaphor, यानी वो फारसी लिख सकता था पर समझ नहीं सकता था। वो दूसरी बात है, ठीक है। फिर बोलते हैं आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लास्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट कब हुआ था? 1730 समथिंग में हुआ था, जब नादिर शाह ने दिल्ली आके सब दिल्ली वालों को मारा था। 1 लाख से ज्यादा दिल्ली वालों को मारा था उसने, ठीक है। ये मेरे लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होता है, पर छोड़ो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब इसमें बहुत साफ साफ है कि आइसोलेशन ऑफ ईरान इज वेरी गुड फॉर अस। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वेरी गुड फॉर अस, और भड़काना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये शिया सुन्नी का जो स्प्लिट है, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेविंग कश्मीर। ओके, क्योंकि जब पंडित सब उधर से निकाले गए तो शियाओं को उधर मुखबिर की तरह माना गया कि शिया जो हैं वही इंडियन स्टेट की मदद कर रहे हैं, और ये सच भी था कि वो मदद कर रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. Where is Pakistan in all of this? Because आसिम मुनीर का जो लंच हुआ ट्रंप से, एंड ट्विटर पे और हर जगह पर है कि पाकिस्तान हैज बैकस्टैब्ड ईरान, इन्होंने अपना एयर स्पेस दिया। पाकिस्तान के एक पोर्टल ने कह दिया कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस दिया, और हम लोग उसको फैक्ट चेक भी करने लग गए कुछ टाइम बाद, आई थिंक 15-20 घंटे बाद। कोई मैप देखो, अगर कोई मैप देखेगा, ईरान और हिंदुस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो हम क्या उनको मदद कर सकते हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आसिम मुनीर का क्या रोल था? एक, आस्किंग फॉर अ सीज फायर सो दैट अमेरिका वुड
could do what it wanted to do in Iran. दूसरा क्या था कि इमरजेंसी प्रोविजनिंग के लिए, क्योंकि आप जब भी एक अटैक प्लान करोगे, एक इमरजेंसी डाइवर्जन एयरबेस हर दिशा में आपको चाहिए ही चाहिए रिस्क रिडक्शन के लिए। कुछ भी हो गया तो ईरान में बिना लैंड किए आप उस इमरजेंसी एयरबेस में जाके लैंड करोगे। वो था। तीसरा, ऑलमोस्ट सर्टेनली उधर से कोई ना कोई रिफ्यूएलिंग हुआ है। एक्चुअल बॉम्बर नहीं, शायद उनका एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं किया गया, पर रिफ्यूएलिंग इमरजेंसी, क्या वो रिफ्यूएलिंग इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है, पर क्या वो उधर बेस्ड थे? बिल्कुल बिल्कुल बेस्ड। So this is a very clear thing that we know has happened in with Pakistan. पर पाकिस्तान भी ऐसा देश है कि ऐसा कोई भी उसका दोस्त नहीं है जिसके पीठ पे उससे खंजर ना मारो। अमेरिका, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना को भी, चाइना में आपको पता है कितने उइगुर टेररिस्ट पाकिस्तान में ट्रेन होके आए हैं? वो भी नहीं। जब चाइना ने बोला कि हम तुम्हारा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें जो सब फौजी फैमिलीज थे, जो एक वो एलिवेटेड हाईवे के लिए वो खंबा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना, वो खंबा का पूरा लैंड खरीदना पड़ता है आपको। वो मैक्सिमम से गज 100 गज का 1-2 लाख रुपए होगा, क्योंकि वो रेगिस्तानी लैंड है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पर सब आर्मी वाले, क्योंकि उधर आर्मी बिजनेस सब कुछ एक ही है, आर्मी वाले, बिजनेस वाले, जमींदार वाले सब एक ही खानदान के होते हैं, और उधर अपने बहन से शादी करना बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 90% शादी खुद अपने बहन से होता है। तो इतना लिंक्ड अप है कि जो 1 लाख का 100 गज जो खरीदना था, वो ये 10-10, 15 करोड़ के मांगने लगे। क्योंकि चीन के पास बहुत पैसा है, और चीन ने बहुत गुस्सा है अभी भी पाकिस्तान से, अभी भी। सो चीन के साथ भी ये किया, अमेरिका के साथ तो हमने सब देखा अफगानिस्तान में क्या किया, तालिबान के साथ किया वो भी हमने देखा। पर अब तालिबान ने बहुत अच्छी तरह से सीख के अब उनके पीठ पे खंजर मार रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि तालिबान बहुत ही धर्मनिरपेक्ष, प्रोग्रेसिव, फेमिनिस्ट लोग हैं। मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, SFI कम्युनिस्ट का, उनके महिला दल को बिल्कुल तालिबान को अवार्ड भी देना चाहिए, महिला आरक्षण पुरस्कार ऐसे कुछ देना चाहिए उनको। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं तालिबान, उनसे अच्छे लोग मैं मिला ही नहीं हूँ, उनसे प्रोग्रेसिव लोग मैं मिला नहीं हूँ, उनसे ज्यादा फेमिनिस्ट और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लोग। धर्मनिरपेक्ष माने तालिबान, तालिबान माने धर्मनिरपेक्ष। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग हैं। और फिर सऊदी अरब के साथ भी ये सब हो चुका है, अमीरातियों के साथ ये सब हो चुका है। आजकल आपको पता है क्या होता है अमीरात में? अगर आप जाएंगे, पहले ना, अगर आप 15-20 साल पहले जाते ना अमीरात में, तो क्या होता था, नाइट क्लब के बाद देखेंगे इंडियन नॉट अलाउड, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। आजकल देखते हैं, फिर आईडी मांगते हैं। अगर आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हो, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, ओ इंडियन प्लीज कम, ऐलान ऐलान, यही होते रहता है। इंडियंस का बहुत बड़ा है। सऊदीज लॉस्ट ट्रस्ट। पहले सऊदी का जो रॉयल गार्ड था, काफी सारे पाकिस्तानी थे, पर जब से वो सलमान तसीर का वो असैसिनेशन हुआ था ना, तब से सऊदी ने निर्णय कर लिया था ये लोग अनट्रस्टवर्दी हैं, इन सबको निकालो इधर से। उसी टाइम एमिरेट्स ने निर्णय ले लिया था कि तब तक उनके एयरफोर्स में ज्यादातर पाकिस्तानी थे, उन्हें बोला तुम निकलो इधर से। आज कोई भी पाकिस्तानी आपको कोई भी अमीराती एयरक्राफ्ट के पास ही नहीं मिलेगा, कोई भी सऊदी मिलिट्री के पास भी नहीं मिलेगा। आई थिंक पीपल हैव फॉरगॉटन इन द 80s and 90s the Emirati and Saudi military and royal guard were run by Pakistanis. ठीक है, ऐसा एक भी देश नहीं है। तो ईरान के साथ भी कर रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है भाई? ईरान का कुछ आएगा इसका रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान? बिकॉज ईरान भी याद रखेगा जो चीज पाकिस्तान ने यहाँ पे करी। नॉट कि ईरान और पाकिस्तान के हमेशा बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रहे, टाइम टू टाइम स्ट्राइक्स भी हुई है आपस में, पिछले साल ही हुई थी। तो डज दिस ब्रिंग पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान खूब झेला, जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी, उसमें कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान का अनबिलीवेबल हुआ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी बना, सब कुछ बना। तो यू थिंक पाकिस्तान इज अगेन ड्रैग्ड इनटू ऑल ऑफ दिस? एक मडहोल में फिर ड्रैग हो रहा है पाकिस्तान, आप देखते हैं?
देखिए वो ऑलरेडी मडहोल में हैं, वो जितना अपने आप को निकालने की कोशिश ही कर रहे हैं, ज्यादा निकल नहीं पाएंगे। पर देखिए मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत लोग उधर ऐसे दल बदलते हैं जैसे नीतीश कुमार जी अपने अलायंस बदलते हैं, वैसे पूरे मिडिल ईस्ट को नीतीश कुमारिस्तान बोलना चाहिए। देखिए गुब्बारे भी छूट गए जब आपने नीतीश जी का नाम लिया, तो क्या जलवा है उनका यहाँ पे भी। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि मिडिल ईस्ट में नीतीश कुमार भी थोड़ा शर्मा जाएंगे। वो नीतीश कुमार जी से भी ज्यादा दल पलटते हैं। हाँ। तो आप देख लीजिए, जब ये पूरा सीरिया में जो सिविल वॉर था, क्या आंतरिक युद्ध था, सिविल वॉर को क्या कहते हैं हिंदी में? आंतरिक युद्ध होगा, आप आगे बढ़िए आप। हाँ, तो आंतरिक युद्ध, हाँ आंतरिक युद्ध जो था, पहले सऊदी अरेबिया टर्की को सपोर्ट कर रहा था, आईसिस अल-कायदा को सपोर्ट कर रहा था, फिर पूरा 180 डिग्री टर्न कर गया। ठीक है, आप अरब कोल्ड वॉर जो 60s और 70s में हुआ उसके बारे में पढ़िए, हर साल ये लोग पलटते थे, फिर से पलटते थे, फिर से पलटते थे, फिर से पलटते थे, फिर से पलटते थे। ये ऐसे ही होते रहता है, इसका कोई। तो जो नया नया पढ़ना स्टार्ट करता है ना जियो पॉलिटिक्स, जब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने अपने बाल नोचने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा भाई ये दोनों साथ थे, अब ये दोनों अलग हो गए। फिर मैंने कहा यार आस्क द एक्सपर्ट, इस पे मेरे नहीं समझ आ रहा है ये। इम्पॉसिबल फॉर अस, इवन फॉर अस टू ट्रैक। इसलिए मेरे बाल, इसलिए आपके बाल अभी भी हैं, मेरे बाल नहीं है, ठीक है ना। सो maybe Pakistan and Iran will become friends again. There is no permanent enemies in the Middle East. ठीक है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है उस एरिया में। देखते हैं क्या होता है। तो एक बात मुझे और बताइए, मुझे याद है जब आपसे मैं जुड़ा था जस्ट बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, आपके प्रोफेटिक वर्ड्स थे, एंड दैट वाज आवर थंबनेल आल्सो, पाकिस्तान विल बी स्ट्रक एट मल्टीपल एंड्स एंड देयर विल बी मल्टीपल स्ट्राइक्स। एग्जैक्टली उसके पश्चात हमने मल्टीपल स्ट्राइक्स देखी। ऑपरेशन सिंदूर को कहा जा रहा है इट इज पॉज्ड, राइट? दैट इज व्हाट द ऑफिशियल वर्ड इज। व्हाट इज द एंड गेम? ये इंडिया पाकिस्तान का आप क्या देखते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान का एंड गेम है और क्या अमेरिका का इसमें रोल रहेगा? पिछली बार इट वाज अ डैम स्क्विब, हम जो भी मर्जी कहें, ट्रंप का आके ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना एक अच्छा टेस्ट इन द माउथ तो नहीं दे गया था ये, लेट्स बी ऑनेस्ट। धीरे धीरे हम लोगों ने उस नैरेटिव को ठीक किया, बात समझाई, फिर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी बोला। बट अब आपको क्या लगता है फ्यूचर में ट्रंप का क्या रोल होगा, एंड वेयर इज दिस इंडिया पाकिस्तान थिंग गोइंग, बिकॉज इट्स फार फ्रॉम ओवर वेरी क्लियरली। दो चीजें होने हैं। देखिए, फील्ड मार्शल जो भी कहना चाहते हैं, जो भी उन्होंने अपने जीत की ऐलान की है, सबको पता है उनकी क्या पिटाई हुई है, ठीक है। एक फेस सेविंग उनको चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होने वाला है। और टेरर अटैक ऐसे होता है कि आप 100 भी रोक लो, बस एक सक्सीड होना चाहिए। 1000 भी रोक लो, एक हमेशा सक्सीड हो जाएगा, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। वो होने वाला है। दूसरा है कि हम इसके पहले हमको ट्रंप को लुभा के, ललचा के कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये दो पैरेलल ट्रैक है। तीसरा है ईरान का जो है पूरा रुक जाना चाहिए। जब ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा। और मोदी जी ने साफ साफ बोला भी है कि अब हम कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे। देखिए, जो पहला दिन हुआ था, जो सब जयशंकर पे टपके थे, आपने क्यों बोल दिया कि आपने क्यों उनको बोला कि हम हमला कर रहे हैं करके? हमने हमला के बारे में क्या बोला? हम टेरर बेस पे हमला कर रहे हैं। आपके पास एक निर्णय लेने का है, क्या आप टेरर को सपोर्ट करते हैं और उनकी रक्षा करने वाले हैं, या आप कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने आपके फौज को नहीं मारा है। उन्होंने चूज किया। अब से हमारा डॉक्ट्रिन है कि हम कोई सबूत नहीं दिखाएंगे, किसी को भी सबूत नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अगर टेरर अटैक इधर हुआ, हम पाकिस्तान को मारेंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। We are waiting for a terror attack to happen. We will prevent it as much as possible. पर अगर हो ही गया, which will happen because it is impossible to stop a terror attack. ठीक है, आप 100 भी रोक ले एक बार, see you have to succeed every single time. They have to succeed only once. Got it. It will start up again. So
यू थिंक पाकिस्तान इज नॉट स्कैर्ड कि भाई अभी ये मार पड़ी? पिछली बार भी जब हम लोगों ने टेरर साइट्स पे हमला किया, यू वर एक्सपेक्टिंग इतना बड़ा रिस्पॉन्स एंड एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तान साइड? बिकॉज एस्केलेट पाकिस्तान ने किया, हमने सिर्फ टेरर साइट्स पे अटैक किया, उन्होंने पूरी वॉली ऑफ ड्रोन्स और सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अभी भी आप कह रहे हो वो एक आतंकवादी हमला करने की सोचेंगे, तो क्या पाकिस्तान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से कोई डर नहीं है? दे वांट कि एक बार हो जाए सेल्फ डिस्ट्रक्शन, बर्बाद होते हैं तो हो जाए। और इसमें एक चीज और आप प्लीज ऐड करिएगा, आपने अक्सर ये बात कही कि वीव कॉल्ड आउट द न्यूक्लियर ब्लफ। क्या न्यूक्लियर ब्लफ हमने अभी कॉल आउट किया? बिकॉज पाकिस्तान आज भी न्यूक्लियर तो है, अगर न्यूक्लियर ना होती हम लोग तो खा गए होते इसको। अभी भी न्यूक्लियर ब्लफ, एक न्यूक्लियर एक डेटरेंस तो है ही। because I will lose my train of thought. श्योर श्योर। पहला प्रश्न क्या था? देखिए, नहीं, हमने एस्केलेट किया, दे डिड नॉट एस्केलेट। द एंटायर पूरा जो एस्केलेशन मैट्रिक्स था इस टाइम, वो पूरा का पूरा हमारे पास था। मैं क्यों बोलता हूं? अटैक हुआ, उसके बाद घमासान हमला किसने किया? हमने। पाकिस्तान ने उस टाइम क्या किया? बस एयर डिफेंस किया और हमारे युद्ध विमानों को टारगेट करने की कोशिश की। उसके बाद जो 2-3 दिन थे उनके एयर बेसिस पे हमला करना, वो सब हम ही ने किया था। पूरा का पूरा इसको ऊपर 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 लेना हमने किया था। वी हैड कंप्लीट एस्केलेशन डोमिनेंस। एक सेकंड, मैं इसमें एक चीज जरा आपसे समझना चाहूंगा। भाई हमने टेरर साइट्स पे हमला किया, पहले तो हमने नहीं किया। उन्होंने तो हेवी शेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर, पुंछ और इन सब जगहों पे किया। दे स्टार्टेड फायरिंग ड्रोन्स इवन ऑन सिविलियन एरियाज। गोल्डन टेम्पल तक पे इन्होंने मिसाइल छोड़ी थी। तो ये तो एस्केलेशन, अगला स्टेप तो इन्होंने ही लिया ना फिर? नहीं, उन्होंने पहले शेलिंग करना शुरू किया था और हमारे युद्ध विमानों पे निशाना करने की कोशिश की थी। कहीं भी सक्सीड नहीं। हमने सक्सेसफुली उनके एयर बेसिस को मारा। उसके बाद उन्होंने हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, उसमें भी वो विफल हुए। उसके बाद हमने उनके और एयर बेसिस मारे, उनके पूरे फ्लीट्स को ग्राउंड कर दिया क्योंकि हमने रनवे निकाल दिया। हम उन्हें और भी एस्केलेशन किया कि उन्होंने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है, जो वो 2 बड़े लंबे से ट्रेलर थे नूर खान एयरबेस को, उसको ही निकाल दिया। वो कैराना हिल्स बकवास स्ट्राइक था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। असली अटैक था नूर खान एयरबेस में, ठीक है? तो हर बार एस्केलेशन हमने ही किया। अब आपका दूसरा प्रश्न जो है, अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे, पूरा का पूरा एस्केलेशन हमारा था। इट शुड हैव बीन आवर्स। अगर आप ये न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये बहुत सालों से हमको पता है कि ये असली में एक बकवास कॉन्सेप्ट है। पर सबको, जैसे पैसा, अगर मैं 100 रुपए का नोट निकालूंगा, एक्चुअल में वो 100 रुपए का नोट का जो वैल्यू है ना, 50 पैसे भी नहीं है। वो बस एक प्रॉमिसरी नोट है कि आपको 100 रुपए तक का सोना मिल सकता है अगर आपने वो आरबीआई में जमा किया तो। उसका नोशनल वैल्यू है, वो एक झूठ है जो हम सब मानते हैं कि अच्छा, इसका वैल्यू एक्चुअल में 100 रुपए है। उसका वैल्यू एक्चुअल में 100 रुपए नहीं है, बस 50 पैसे से कम है। बट you accept it, everybody accepts कि it is 100 रुपी नोट। ये एक झूठ है जो सब मानते हैं, क्योंकि मतलब पाकिस्तान का न्यूक्लियर झूठ है आपके हिसाब से? नहीं, वेट, जो डेटरेंस है पाकिस्तान का नहीं, डेटरेंस एज अ होल एक झूठ है कि अगर एक न्यूक्लियर देश है, उस पे हम हमला नहीं कर सकते हैं, उस पे हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, ये एक झूठ है। ये एक झूठ है, ये सबको सूट करता है, इसीलिए हम ये झूठ को बार बार फैलाते रहते हैं, जैसे कि ये 100 रुपए का नोट एक्चुअल में 100 रुपए का, इसका पेपर और इसका प्रिंटिंग का टोटल वैल्यू है 100 रुपए नहीं है। ओके, न्यूक्लियर डेटरेंस में क्या होता है? ये न्यूक्लियर डेटरेंस जो शब्द है, ये हिरोशिमा और नागासाकी से आता है। पर अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी देखें, वो जो जापानी शहरों पे जो कन्वेंशनल बमबारी हुई थी, वो ज्यादा घातक थे न्यूक्लियर बमबारी से। कई बार टोक्यो का जो फायर बॉम्बिंग हुआ और क्योटो का जो फायर बॉम्बिंग हुआ, उसमें 1-2 लाख लोग मरे थे। हिरोशिमा नागासाकी में सब ज्यादातर 70-80 हजार लोग मरे थे। ठीक है,
आप ये भी देख लीजिए कि उन्होंने इमीडिएटली सरेंडर नहीं किया, उन्होंने तब सरेंडर किया जब सोवियत संघ ने उन पे हमला किया था। सो दिस कॉन्सेप्ट की न्यूक्लियर डेटरेंस है, ये भी बकवास है। पर ये एक ऐसा बकवास है जो कोई भी टेस्ट करके देखना नहीं चाहता है। और जब भी हमने पाकिस्तानियों के साथ ये उनके जो थ्रेशोल्ड हैं क्लोज किए हैं, क्रॉस किए हैं, उन्होंने कभी भी वॉर गेम्स में उन्होंने कभी भी हम पे न्यूक्लियर हमला नहीं किया है। जबकि वो बोलते हैं कि हम पहला परमाणु इस्तेमाल करने का हक रखते हैं, फिर भी वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोदी ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, ये अब चलने वाला नहीं है। हम तुम्हारे को जम के मारेंगे, न्यूक्लियर गया भाड़ में। पर न्यूक्लियर भाड़ में कैसे जाएगा? अगर ये एक स्टेज आ जाती है वेयर दे आर एब्सोल्युटली डेस्परेट एंड दे आर क्रेजी फ्रीक्स, और इनके पास एक ऐसा हथियार है खतरनाक, तो एक सोचने वाली बात तो है ना, आज अगर ये न्यूक्लियर ना होते, हमने तो इनको तहस नहस कर दिया होता। ये स्थिति पे हम कैसे पहुंच सकते हैं आपके हिसाब से? हमने पहले उनके पास, जब उनके पास न्यूक्लियर नहीं था, हमने कहा उनको तहस नहस किया? वो तो गलती थी हमारी ना। नहीं नहीं, तो हमारी गलती नहीं थी, गलती नहीं थी। देखिए, गलती नहीं थी कुछ भी इधर। उस टाइम हमारी कंपल्शन थी। 65 में सोवियत संघ और अमेरिका ने दोनों पे सैंक्शन लगा दिया था और बोला था कि तुम आके नेगोशिएट करो। 71 में अमेरिका ने, चाइना हमको युद्ध करने की धमकी दी थी और अमेरिका ने अपना पूरा फ्लीट भेज दिया था, 7th फ्लीट, हमको धमकी देने के लिए अरेबियन बे ऑफ बंगाल में। ठीक है ना? तो नो, कोई गलती नहीं था उस टाइम, सोच समझ के किया गया था। इस बार भी सोच समझ के किया जाएगा। आप बहुत उनके, एक रिस्क है श्योर, बट क्या पाकिस्तान वो रिस्क लेना चाहता है कि जो अगर वो एक परमाणु हथियार हमारे पे छोड़ेगा, अगर आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, हम आपसे ज्यादा ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक भी हमारे पे इस्तेमाल किया, हमारा डॉक्ट्रिन है मैसिव रिटेलिएशन। आप हम पे एक छोड़ेंगे, हम आप पे 100 छोड़ेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हो? और ये जो है कि ये सब क्रेज्ड रेडिकल्स हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। ये तुच्चे लुच्चे हैं जिनका सबसे ज्यादा ये पैसा है, अपने बच्चों का पैसा है, अपने गांजा फूकना, कोकेन फूकना, हशीश फूकना है, पैसा बनाना है, पैसा निकालना है, ज्यादा लैंड रखना है, ये सब है। ठीक है, ये जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं। वो दूसरे बच्चों को शहीद करते हैं, खुद अपने बच्चों को शहादत नहीं देते। ओके, शहादत आपके लिए, मेरे लिए हशीशत। ओके। एक मैं आपसे जाते जाते चीज पूछूंगा कि दिस एंटायर थिंग दैट हैज हैपेंड द लास्ट 2 months, इंडिया हैज कम आउट मच स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिकली, एंड ऑल्सो ये जो पूरे हम लोगों ने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे, जिसमें ओवैसी को भेजा, थरूर को भेजा, आपके हिसाब से ये पूरा एक मैसेजिंग एंड इंडियन डिप्लोमेसी राइट नाउ, वेयर डज इट स्टैंड एंड वेयर डज इट नीड टू गो फ्रॉम हियर? देखिए, आई विल नॉट से वी डिड डिप्लोमेटिकली वेल। अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड क्वाइट स्पेक्टेक्युलरली ऑन डिप्लोमेसी। अगर हमारे डिप्लोमेट अपना काम ठीक से कर रहे होते तो हमको ये डेलीगेशन भेजना ना पड़ता। आप देख लीजिए, जो अमेरिका में अभी हमारे एम्बेसडर हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनको मेरा परिचय है पिछले 15 सालों से। जब से ये जॉइंट सेक्रेटरी थे, तब से मैं इनके बारे में ऑस्ट्रेलियंस, स्पेशली अमेरिकन से बहुत शिकायतें सुने आ रहे हूं कि जब 1000 किस्म के रास्ते होते हैं कुछ करने के लिए, ये बंदा वही पॉइंट आउट करेगा जो नहीं करने का रास्ता है। ठीक है, he is not a good ambassador. I have not heard anything good about him from the Americans. Now, why is it important that the Americans should say this? क्योंकि भाई आप उस देश में दोस्त बनाने के लिए गए हो, दुश्मन बनाने के लिए नहीं गए। अगर आप उस देश में ठीक है, पाकिस्तान तो दुश्मन देश है, उसमें अगर आपने और दुश्मन बना लिए बहुत अच्छी बात है, पर अमेरिका तो दुश्मन देश नहीं है ना। तो आपने अपना काम ठीक से नहीं किया है। See, if Trump did what he did, the first person who should be recalled is Vinay Mohan Kwatra. ठीक है,
Unfortunately, we have this kind of dead weight in our bureaucracy जो हम कुछ कर नहीं पाते. ठीक है. No, diplomacy did not do well at all. Okay. हमारे पास कई सारे ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जो सचमुच बस सर्विसेज में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज्ञानी, ईमानदार, कर्मवीर लोग हैं. पर वो कई हाथ भर मुट्ठी भर लोग हैं. उनसे पूरा ये संभाला नहीं जाएगा. ठीक है. नो, दे डिड नॉट डू वेल. ओके. अगर उन्होंने ठीक से अपना काम किया होता, हमें ये सब ना करना पड़ता. ठीक है. जो आपने पीआर भी किया, वो खत्म होने के बाद ही, जब ये सब एयर मार्शल लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया ना, देखिए ये पढ़ना ना, स्क्रिप्ट से पढ़ना, ये पीआर नहीं होता है. टू एंड फ्रो इज पीआर. You lost the PR battle on the 10th, you won the PR battle from the 10th onwards. Absolutely. I think you nailed it. That is what has happened. ठीक है. तो नहीं, हमने डिप्लोमेसी में बिल्कुल सही नहीं किया और काफी हानि पहुंची हमको उस घटिया डिप्लोमेसी की वजह से. एंड स्टैचर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया के स्टैचर की बात करूं, इवन इफ डिप्लोमेटिकली वी हैव नॉट डन वेल after this operation Sindoor and after how India has asserted, you think India's global standing has increased? How is India being viewed aapke hisab se after all that's happened in the last 2 months? I've been talking to a lot of people abroad. और वो सब मानते हैं कि हिंदुस्तान हार गया. Big thing. Okay. To be fair, the XP department और विक्रम मिश्री ने बहुत अच्छा काम किया था. पर विक्रम मिश्री और XP जो डिपार्टमेंट हैं, that is not enough to make up for bad ambassadors who don't do their grunt work. देखिए, इंटीरियर डिजाइनर जब कुछ करता है, अगर वो पूरा जो चबूतरा है वो ठीक नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन ही ठीक नहीं है, तो सब कुछ, आप जितना भी अच्छा इंटीरियर डिजाइन करोगे, जब बारिश पड़ेगा वो लीकेज हो जाएगा, सब पेंट उड़ जाएगा ना, सब आपके पेंटिंग नष्ट हो जाएंगे. तो XP और विनय मिश्री वो कर रहे थे जिस चबूतरे पे बहुत घटिया काम हो रखा था. और उसके बीच में आपने खुद अपने ही फॉरेन सेक्रेटरी पे हमला करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे. यार, युद्ध के टाइम आप खुद अपने फॉरेन सेक्रेटरी पे हमला कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो. उसकी बेटी कम्युनिस्ट है तो उसका क्या लेना देना? Stupid. उसे सीजफायर का क्या लेना देना? और बेटी की वजह से बाप को अटैक कर रहे हो. And mind you, it was people from the right who were doing it. Yeah. Shameful. Utterly shameful. But देखिए, विक्रम मिश्री is the tip of the iceberg. जहां बाकी आइसबर्ग काम नहीं कर रहा है, तो टिप भी ठीक से काम नहीं कर सकता. विक्रम मिश्री डिड अ वेरी गुड जॉब. अगर आप देखेंगे, जो MEA के जो प्रेस ब्रीफर्स थे और जो ADGPI के प्रेस ब्रीफर्स थे, बहुत टू द पॉइंट, बहुत अच्छे थे. ADGPI का क्या प्रॉब्लम था, वो कोई मुट्ठी भर लोगों को दे रहा था, बाकी लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करने दे रहा था. या तो आप सभी को दो, ये नहीं कि ये मेरा पसंदीदा है, वो मेरा पसंदीदा है, मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा. यू कांट वर्क दिस वे. नहीं तो फिर निकालो ना, गार्डियन को निकालो, न्यूयॉर्क टाइम्स को निकालो, अल जजीरा को निकालो इधर से. फिर बैठाए के क्यों रखा है? फिर आई इसकी बात, MEA की बात. MEA pressers were very, very, very good. Vikram Misri was doing a very, very, very good job. The problem was the military public communication. Right. The private communication was very good. The public communication was not good. Till the end of the war. That's a sad thing ना. We beat them black and blue और उसके बाद हम communicate ना कर पाए. और आपको मैं एक बात बताऊं, now that you've raised this, there's so many family members of mine जो Netherlands में हैं, बाहर हैं, UK में हैं, they did not know कि हम लोग जीत गए हैं. ये उनको समझ ही में नहीं आया कि हमने इतनी बड़ी मार मारी है. एंड जो पहले बोलता है वो कई बार चिपका ले जाता है बात. पाकिस्तान started celebrating, people started coming out on the roads. It was a sad thing. मुझे बहुत टाइम लगता है उनको कन्विंस करने में कि नहीं,
जो आप CNN और BBC पे देख रहे हो और जो ये लोग हो हल्ला कर रहे हैं वो झूठ है। एक्चुअली में हमने मारा है इनको कस के। But the good thing is, I think everybody realized how badly the messaging went in South Block, और उस पे अब काम किया जा रहा है। तो ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों, हमने युद्ध में जो जीता वो हमने PR में हारा। ठीक है, अगली बार उसको भी फिक्स करेंगे, देखते रहते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आपके इनसाइट्स के लिए। यू ऑलवेज बीन प्रोफेटिक एंड they've turned out to be true. तो आई बिलीव they'll learn आपके कम्युनिकेशन जो आपने बात करी, they really need to learn that. That's one area where we really need to improve. Thank you so much for your time. Thank you.